अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें व जाहिद मलिक के लेसन 15 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 15वें लेसन में जो हर्फ हम लिखना सीखेंगे वो काफ या गाफ है। तो ये एक हर्फ है, इसमें सिर्फ छोटा सा एक फ़र्क होता है, तो वो उसके साथ अगर उस फ़र्क को ख़त्म कर दिया जाए तो ये गाफ बन जाता है। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आज आप हमारी आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि जिस तरह आज का 15वां लेसन है, इसी तरह इससे पहले 14 लेसन्स में हम नस्तालीक के बुनियादी हरूफ को हर्फ बा हर्फ लिखना सीख रहे हैं। और नस्तालीक उस फ़ॉन्ट, उस रस्मुल ख़त को कहा जाता है कि जिसमें उर्दू लिखी जाती है, जिसमें फ़ारसी लिखी जाती है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत से एशियाई ममालिक में, बर-ए-आज़म एशिया के बहुत से कंट्रीज़ में नस्तालीक लिखी जाती है, इसी फ़ॉन्ट में इसको लिखा जाता है। तो आप से गुजारिश है कि आप हमारा ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशन उससे ऑन हो जाएंगे और इसके बाद जो आने वाले लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगा, ताकि आप हर लेसन को देख सकें और उसके मुताबिक आप लिखना सीखते जाएं। तो नाज़रीन, आज के जो लेसन है काफ या गाफ, उसके मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूं कि काफ के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो उसका, जैसे हम गुज़श्ता लेसन्स में, जैसे लेसन 3 में हमने अलिफ़ लिखना सीखा था, तो इसके अंदर सबसे पहला हिस्सा अलिफ़ आएगा। लेकिन अलिफ़ जो होगा वो 3 कत का नहीं बल्कि 4 कत का लिखा जाएगा। उसकी अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो 4 कत का अलिफ़ लिखा जाएगा और उसके बाद जो दूसरा हर्फ, उसी के नीचे बे लिखा जाएगा, जो हमने 5वें लेसन में सीखा। तो अलिफ़ और बे को मिला कर के जो काफ का हिस्सा होगा वो बनेगा, और उसके ऊपर जो हम आम तौर पे जिसे डंडा कहते हैं उसे ख़ताती की, कैलीग्राफी की ज़ुबान में कशिश कहा जाता है। तो उससे ऊपर जो कशिश होगी वो 5 कत की होगी। और फिर उसका एंगल वो आपने हमेशा याद रखना है। आपने जब कभी भी जहाँ कर भी लिखना आपको पड़े काफ को, तो काफ हमेशा अलिफ़ के साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नीचे बे लिखा और उसके ऊपर डंडा लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी मैं आपको बहुत सी मिसालें भी अभी बताऊंगा और उसको मुकम्मल सीखेंगे। तो आपने अभी इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इस लेसन को आखिर तक देखना है। इस वीडियो को आपने सिर्फ एक वीडियो के तौर पे नहीं बल्कि एक लेसन के तौर पे लेना है, एक पीरियड ड्यूरेशन की तरह आपने लेना है और इसको आपने सीखना है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो यकीनन आप गुज़श्ता लेसन को देखते हुए बहुत सी चीज़ें सीख चुके होंगे। ये बुनियादी हरूफ है, ये बुनियादें हैं, ये अगर आपको आ जाएंगी तो आपको आगे का मामला बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के हर्फ काफ को लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में जो हम हर्फ काफ लिखना सीखेंगे, तो ये इसी तरह एक हर्फ के साथ दूसरा हर्फ भी आपको लिखना आएगा। यानी कि काफ लिखना सीख लिया तो गाफ भी लिखना आ जाएगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ऊपर कशिश का फ़र्क होता है या डंडे का फ़र्क होता है। तो अभी हम इसके कवायद व ज़वाबित सबसे पहले सीखते हैं। ये नाज़रीन ऐसा हर्फ है कि अगर आपने पिछले वाले लेसन्स में से जो लेसन 3 और लेसन 5 आपने सीखा हो, यानी कि जिसमें हमने अलिफ़ लिखना सीखा था वो, और उसके साथ बे, ये दोनों अगर आपने हरूफ लिखने सीखे होंगे तो बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा। यानी कि ऊपर अलिफ़, उसी के साथ ही बे लिख देंगे। और इसमें सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली नाज़रीन होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि तब्दीली क्या होती है। आपने जब कभी भी लिखना है इसी कायदे कानून के मुताबिक लिखना है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि आम बे लिखा और उसी के ऊपर डंडा लगा दिया, तो वो उसको समझते हैं कि काफ है, लेकिन ऐसे काफ नहीं होता। काफ जब कभी भी आपने पेंसिल, पेन, पॉइंटर वगैरह जिस किसी भी चीज़ के साथ लिखेंगे तो आपने
पहले अलिफ लिखना है, बाकायदा उसकी लंबाई जो पहले वाले की होगी वो अलिफ जितनी लंबी होनी चाहिए। चाहे आप पेंसिल के साथ लिखें, चाहे आप पॉइंटर के साथ लिखें, चाहे आप कलम या ब्रश वगैरह के साथ लिखें, तो पहले वाली की अलिफ की जितनी लंबाई होनी चाहिए। मेरी कही हुई बात का मतलब क्या है आपको अभी वो समझ में भी आ जाएगा। तो अभी आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कत के बारे में हर लेसन में बता देता हूँ कि कत क्या होता है। तो कत किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कहते हैं जिससे लिखा जाता है। आमतौर पे मैं सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जैसे एक मैंने ये कलम चौक पकड़ा है, जैसे आम चौक पकड़ते हैं, और आखिरी वाले में यूँ दूसरा चौक पकड़ लिया, तो ये आप दोनों चौक्स के साथ भी इस तरह से लिख सकते हैं। आप कलम जैसे मैंने ये पकड़ा है तो इतना बड़ा ये इतना कत है तो ये बड़ा लिखेगा। जैसे मैं इस 2 उंगलियों में पकड़ लूँगा तो ये देखिए कत का साइज़ मज़ीद छोटा हो गया। अगर मैं इनको यूँ करीब करता जाऊँगा अगर आखिर में से, तो कत छोटा होता जाएगा। तो इसी तरह मैं बड़े कत में भी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि ये हमारी ये लाइन है। इस लाइन पे अगर मैं सबसे पहले लिखूं, क्योंकि बड़े साइज़ में लिखना है तो हमें स्पेस ऊपर की तरफ चाहिए होगी, यानी कि ये ऐसा हर्फ है नाज़रीन कि जो ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए होती है, नीचे लाइन से नीचे इसको स्पेस नहीं चाहिए होती। तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन लगाई है ताकि आपको बड़े साइज़ में लिख के दिखा सकें। तो सबसे पहले इसका जो हर्फ का ये वाला हिस्सा होगा ये 4 कत में लिखा जाएगा, यानी कि अलिफ तो होता है 3 कत में, लेकिन ये उससे 1 कत बड़ा होता है और आधा कत इसकी चौड़ाई होती है। ये देखिए ये हमने लिख लिया अलिफ, यानी कि ये अलिफ लिखा सबसे पहले। सिंपल मैं आपको सिंपल स्टेप्स में अगर बताऊं तो ये अलिफ लिखा गया 4 कत का, 3 कत वाला अलिफ नहीं है। फिर उसके बाद नीचे जो बे है, आपको पता है कि बे की लंबाई 5 कत होती है, लेकिन नाज़रीन ये 5 कत नहीं 3 कत में लिखा जाएगा। तो 3 कत कैसे होंगे, यहाँ से ये शुरू किया तो ये लाइन के साथ साथ आपको लिखना है। तो ये नीचे का हिस्सा लिखा और फिर यहाँ से जो ऊपर वाला ये हिस्सा होगा ये 5 कत में लिखा जाएगा। ये इसको अगर मैं हल्का सा आपकी सहूलियत के लिए नीट कर दूं तो ये देखिए यहाँ से यूं, और ये वाला आधे कत में लिखा गया नाज़रीन आपको, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि ये वाला जो हिस्सा होगा इसको कशिश कहते हैं। ख़ताती की ज़ुबान में, कैलीग्राफी की ज़ुबान में इस हिस्से को कशिश कहते हैं, जिसे हम आमतौर पे डंडा कहते हैं, काफ का डंडा। तो ये इस तरह से आके बाकायदा इस अलिफ के साथ मिलेगा, ये लाजमी मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप इसको साइड पे कहीं मतलब आधा कहीं पर छोड़ा हुआ हो, यूँ नहीं कर सकते, इसको आखिर में आके ज़रूर मिलाना है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा बे है इसको हम बाकायदा ये देखिए कि लाइन के साथ साथ ये लिखा गया है। तो आपने भी जब कभी भी लिखना है ये लाइन का इसका ख्याल रखना है कि ये लाइन के साथ ही लिखा जाए। ये काफ इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ये नाज़रीन तकरीबन जो काफ है ये ऊपर से थोड़ा सा इसको हम सीधा करेंगे, यानी कि यहाँ से ये बहरहाल तकरीबन ये क्योंकि मैं बिल्कुल पास खड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। तो ये काफ इस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स और इसके कायदे कानून बता दूं कि ये कितने कितने कत का है। तो ये इस जगह से इस जगह तक का फासला ये आपने याद रखना है कि आप जिस किसी चीज़ के साथ भी लिख रहे हैं, आप चाहे कलम के साथ लिख रहे हैं, कट मार्कर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो इसका ये जो फासला होगा ये तकरीबन 5 कत के मुताबिक होता है। ये आप जगह के हिसाब से इसको लंबा या छोटा कर सकते हैं, इसमें मुमानत नहीं होती, लेकिन आम तौर पे 5 कत लंबा होगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो ये लाइन है ये 4 कत की होगी,
4 कत, और ये जो इतना हिस्सा है नाज़रीन, ये 3 कत का, यानी कि 3 4 5। ये आपने तरतीब याद रखनी है, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। 3 4 5, 3 कत का ये, 4 कत का ये, 5 कत का इसकी कशिश। तो ये आपने काफ को लिखना सीखा। अगर मैं इसी काफ को एक चौक के साथ लिखता हूँ तो फिर आप देखिए कि ये उसी तरह से पहले अलिफ 4 कत का लिखा गया, ये 4 कत का अलिफ लिखे जाने के बाद 3 कत का ये, और फिर उसके बाद ये 5 कत का। अब देखें, मैं उस जगह से शुरू किया कि आके वो इसके साथ ज़रूर मिले, इस जगह पर ज़रूर टच होना चाहिए, ये मिलना, इसको मिलना चाहिए। उसके बाद अगर इसके ऊपर गाफ लिखना है तो जो ऊपर का हिस्सा होगा, ऊपर की कशिश होगी, ऊपर का डंडा होगा गाफ का, वो 3 कत का होगा, वो 5 कत का नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए, ये ऊपर वाला जो होगा, जब कभी भी आप देखेंगे ये 3 कत का ही लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से। अगर इसी तरह इस काफ के ऊपर भी मैं लिखूं तो फिर ये देखिए, ये देख इस तरतीब के साथ, ये जो नोके हैं, ये जो गुलाई है, ये जब कलम के साथ आप लिख रहे होंगे तो खुद ही बन जाएगी। जैसे मैंने ये देखिए लिखते हुए शुरू किया तो ये वाली नोक क्योंकि ऊपर थी तो ये इस तरह से गुलाई हुई, ये देखिए इस तरह लिखते हुए आया, और ये यहाँ पर मैंने ख़त्म किया है इस जगह पर, तो ये आपस में जब इनको मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी गुलाई बन जाएगी। तो इस तरह वो काफ और ये गाफ। अगर मैं नाज़रीन इससे भी छोटे कत के साथ मैं लिखूं काफ, तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ये अलिफ और फिर उसके नीचे ये बे, और फिर ये उसकी कशिश 5 कत वाली, और वो आके यहाँ पर मिलेगी, और ये ऊपर गाफ के लिए 3 कत वाली कशिश। ये तो ये आपने देखा काफ इसी कायदे कानून के मुताबिक लिखा जाएगा नाज़रीन। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे किसी हर्फ के दरमियान में अगर किसी हर्फ के बाद गाफ आएगा, जब कभी भी वो इसी तरह से इसी जगह पर लिखा जाएगा, इससे ऊपर जितना भी लफ्ज़ होगा, हर्फ होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे एक लफ्ज़ है चीचक, तो चीचक के आखिर में काफ आता है, तो काफ अपनी इसी जगह पर मौजूद रहेगा। अब चे, ये चे इससे ऊपर लिखा जाएगा, जैसे कि ये आ गया एक चे, ये बंद, और ये दूसरा चे, और फिर ये देखिए ये 4 कत वाला ये आ गया अलिफ, और फिर यहीं पे हम वापस काफ लिख देंगे ये, और फिर ये काफ का ऊपर का डंडा या कशिश, ये इसके नीचे चे के 2 नुक्ते, फिर ये के 2 नुक्ते, और फिर ये चे के 3 नुक्ते। ये देखिए हर्फ जो है काफ वो उसी तरह से लिखा गया है अपनी ही जगह पर। बाकी जो काफ होगा, बाकी जो हर्फ होगा वो यहाँ से अलग लिखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं महक लिखता हूँ बिलफर्स इसी चौक के साथ, तो ये देखिए मीम हे के साथ ये अलग लिखी गई, और आगे काफ अपनी ही जगह पर मौजूद है। इसी तरह ये मिसाल मैंने दी है, आप किसी भी हर्फ को देखेंगे तो वो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये जब आप किसी हर्फ के किसी लफ्ज़ के साथ लिखते हैं तो फिर आप इसको उसी तरह 3 कत के साथ लिख सकते हैं। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एक लफ्ज़ जैसे लिखा है मलक, मलक फरिश्ते को भी मलक कहते हैं, सरदार को भी मलक कहते हैं। तो जैसे मैं मलक लिखता हूँ तो सबसे पहले मैंने ये मीम लिखा, उसी तरह मीम अलिफ मा 3 कत का, ये काफ अपनी जगह पर रहेगा वो दिखाने के लिए मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए
कि ये लाम, ये फिर उसी तरह 4 कत का लिखा गया अलिफ, ये वाला अलिफ 4 कत का, क्योंकि मीम अलिफ मा वाला अलिफ ये मीम लाम वाला ये लाम के साथ था तो इतना हिस्सा, और ये 4 आगे वाला काफ के साथ क्योंकि मिलना है इसने तो ये 4 कत का लिखा गया। उसके बाद अगर मैं इसको 5 कत के बराबर लिखता हूँ नाज़रीन, ये देखिए ये 5 कत के बराबर मैंने लिख दिया, और ये देखें मलक, तो ये काफ अपनी ही जगह पर रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ऊपर की तरफ कर दें, वो काफ अपनी जगह पर रहेगा, बाकी आप ये मीम के ऊपर ज़बर आ गया। इसी तरह गलती जो लोग करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि काफ यूं नीचे बे लिखा और ऊपर काफ लिख दिया, ये गलत होगा। इस तरह से आपको नहीं करना, आपको पहले अलिफ लिखना ही है और फिर उसके बाद ये जैसे करके कुछ लोग ये गलती ये करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है। आपको ये भी करना है, अलिफ भी लिखना है और उसके साथ नीचे बे भी लिखना है, और फिर जो ये कशिश होगी इसको इसके साथ मिलाना भी है, ये भी आपको करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अलिफ लिखें और उसको मिलाएं ना। तो बहरहाल ये आज के कायदे कानून थे, आपने याद रखना है कि जब कभी भी लिखा जाएगा काफ का ऊपर का हिस्सा 5 कत के मुताबिक इसकी ऊपर की कशिश होगी, और जो ये वाली होगी अलिफ वाली ये 4 कत और ये 3 कत, 3, 4 और 5। तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे और आपको उम्मीद है कि मेरी कही हुई बातें समझ में आ गई होंगी। नाज़रीन, आज का हर्फ आपने लिखते हुए देखा, काफ के कवायद व ज़वाबित भी देखे, उसको लिखने का अंदाज़ भी देखा, उसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ के कैसे लिखना है वो भी आपने देखा। लेकिन इसकी मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ कर लिखने की बाकायदा मश्क आगे आएगी। अभी आप सिर्फ बुनियाद पे फोकस रखें, इसको किसी हर्फ के साथ कैसे जोड़ना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि काफ का जो उसूल है वो नहीं बदलेगा, काफ अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, चाहे वो किसी भी हर्फ के आखिर में आए, किसी भी नाम के आखिर में आए। तो आपने इसी चीज़ को सीखना है। बाकी हरूफ को जोड़ करके लिखने की बाकायदा आगे मशकें हम आएंगी, जब आएंगी हम उसमें सीखेंगे, एक्सरसाइजेज़ में अलग से सीखेंगे। तो बहरहाल आपको काफ लिखने के जो कवायद व ज़वाबित देखे हैं इन्हीं के मुताबिक हम इसको मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखेंगे। आपने एक चीज़ यही नोट करनी है कि जो कलम होगी कत होगा, जितना बड़ा कत होगा उतना ही लाइन के दूर से लिखना शुरू किया जाएगा। आपने ख़ुद उसको मैयर करना है कि आपने हर्फ को कहाँ से लिखना शुरू करना है। यानी कि काफ अगर आप लिख रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपके कत का साइज़ क्या है, आपने उसके हिसाब से उसका फ़ासला तय करना है कि मुझे किस जगह से लिखूँगा तो वो इस जगह तक हर लाइन के ओरिजिनल जो उसकी जगह बनती है वहाँ तक पहुँचे। तो आपने एक चीज़ ये नोट करनी है और दूसरा ये चीज़ नोट करनी है कि आपने लिखने की तरतीब वही रखनी है। आपने जिस तरह से इस हर्फ का जो हिस्सा हमने सबसे पहले लिखा है आपने वही हिस्सा पहले लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ऊपर कशिश का हिस्सा पहले लिखा, यानी कि डंडे का हिस्सा पहले लिखा, उससे नीचे वाला बाद में लिखा, यूँ नहीं करना। इस तरह करेंगे तो आपके हर्फ का साइज़ आपको पता नहीं चल पाएगा कि नीचे से आपने कितना लंबा रखना है। वो आप क्योंकि जो डंडा होता है उसमें कमी बेशी की जा सकती है लेकिन नीचे वाले हरूफ में नहीं की जा सकती। अगर आप ऊपर वाला हिस्सा यानी कि डंडा या कशिश ही पहले लिख लेंगे तो नीचे का हिस्सा आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल काफ क्योंकि बड़े साइज़ का हर्फ है, आप अगर इसके ग्राफ में भी देखेंगे तो ये बहुत लाइनों से भी बाहर चला जाता है। तो इसलिए आपने इसका नीचे का हिस्सा पहले लिखना है और जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, जितना भी जगह के हिसाब से आपने ऊपर का डंडा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आज के लेसन में अभी हम जो काफ या गाफ है इसको बाकायदा कलमों के साथ लिखते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिख के देखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी हम आज का हर्फ काफ को या गाफ को कलम के साथ लिखते हैं। तो जैसे मैं सबसे बड़ी कलम जो मेरे पास मौजूद है कलम की शेप में,
21 mm के साथ मैं अभी इसको लिख रहा हूँ। तो ये मैं सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन पे लिखूँगा तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ नोट करूँगा वो ये है कि मेरे कत का साइज़ क्या है, ताकि मैं उसको लिखने की दूरी मैं उसको मेजर कर सकूं। तो सबसे पहले मुझे मिसाल के तौर पे मैं इस कलम के साथ लिखता हूं तो मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो अलिफ सबसे पहले लिखना है। मुझे ये वाला कशिश या डंडा पहले नहीं बल्कि अलिफ को पहले लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मैंने लिखा 4 कत का ये अलिफ, ये, और फिर उसके बाद इसी के नीचे मैं लिखूँगा 3 कत का बे, यानी कि 3 कत यहाँ तक तकरीबन आएंगे। तो मैं ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से ये तकरीबन 3 कत में मैंने ये लिख लिया इतना हिस्सा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी कशिश 5 कत में, और लिखते हुए मुझे इसको इसके साथ मिलाना है। नाज़रीन ये आपने ज़रूर करना है कि ये इस हिस्से के साथ मिल जाए। ये इसके अलावा अगर गैप होगा तो वो मुनासिब नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि ये बारीकी जो मैं चौक के साथ आपको लिखते हुए बता रहा था तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि कलम का एंगल ही ये है। तो नाज़रीन मैं इसकी अगर आपको पैमाइशें जिस तरह अभी बताऊँ तो फिर वो भी उसी तरह से देखिए, यहाँ से इस जगह तक का जो ये फ़ासला है ये उसी तरह से 4 कत में है, और जो यहाँ से इस जगह तक का नाज़रीन जो फ़ासला है ये जिस तरह अभी हमने देखा इतना, ये 3 कत में है। और ये वाला जो इतना ए इसका हिस्सा होगा नाज़रीन ये उसी तरह से 5 कत में है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी के ऊपर ही एक और जैसे एक 3 कत वाला ये डंडा लगाऊंगा, कशिश लगाऊंगा, तो ये देखिए ये बन गया गाफ। तो ये काफ और गाफ में यही फ़र्क है कि सिर्फ ऊपर की कशिश का। बाकी आपने ये चीज़ सब चीज़ें नोट रखनी है। मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा 21 mm की कलम से अगर मैं इससे छोटे साइज़ के साथ लिखता हूँ बिलफर्ज ये है, तो मैं ये देखिएगा कि कत छोटा हुआ है तो मैं लाइन से ज़्यादा करीब से शुरू कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से इस जगह तक का ये 4 कत में मैंने ये अलिफ लिख दिया, फिर उसके बाद इसके नीचे 3 कत में बे लिख दिया, ये 3 कत में बे लिखा गया और लिखा लाइन के ऊपर गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका जो 5 कत में ये डंडा लिख दिया, कशिश लिख दी। तो ये आपने ये देखिए इस जगह पे चाहे नोक के साथ इसके साथ मिलाना पड़े लेकिन इसको इसके साथ मिलाया जाएगा यूँ। और फिर उसके बाद अगर मैं इसी के ऊपर ये एक दूसरे वाला कशिश लिख दूँ गाफ लिखने के लिए, तो ये देखिए ये गाफ बन गया। तो ये इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक इसमें भी आप देखेंगे कि वही चीज़ उसी तरह से लिखा गया है नाज़रीन, जैसे कि उसमें था कि ये वाला इतना हिस्सा ये 5 कत में लिखा गया था और ये इतना हिस्सा ये 3 कत में, ये वाला हिस्सा 4 कत में और ये वाला इतना हिस्सा 3 कत में। तो आपने इन्हीं तरह इसी उसूल के मुताबिक लिखना है। मैं अभी इससे भी छोटे साइज़ में अगर मिसाल के तौर पे मैं 12 mm के साथ लिखता हूँ तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा नाज़रीन। ये देखिए लाइन के करीब से हर्फ को शुरू करना है और फिर यहीं से ये 3 कत ये आ गया और फिर उसके बाद ये इसकी कशिश ये। तो ये आपको मैंने बताया था कि आप कशिश को लंबा या छोटा, ऊपर वाले डंडे को यानी कि लंबा या छोटा कर सकते हैं, उसमें जगह के हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत हो तो आप वो कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा लिखा, ये गाफ लिखा गया। इसी तरह नाज़रीन अगर मैं इससे भी छोटे हर्फ छोटे मार्कर के साथ अगर मैं लिखता हूँ, कलम के साथ लिखता हूँ, तो ये उससे भी छोटी तकरीबन 8 mm की कलम है। तो जैसे इसके साथ लिखता हूँ तो लिखा उसी तरह उन्हीं कायदे कवानीन के मुताबिक लिखा जाएगा लेकिन हर्फ छोटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और
तो जैसे आपने देखा कि इसके साथ अगर मैं मिसाल के तौर पे इस काफ के साथ किसी भी नाम के आखिर में आए तो वो कैसे लिखा जाएगा वो अभी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं इसी हर्फ को अगर इससे भी छोटे कलम के साथ लिखता हूँ और उसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ करके लिखते हुए दिखाऊँ तो ये देखिए कि जैसे मैं इस हर्फ को लिखा सबसे पहले काफ, तो मैं उसी के जगह से के हिसाब से शुरू करूँगा कि ये 4 कत बने। 4 कत ये हो गया, ये 3 कत ये हो गया और 5 कत ये। तो ये देखिए काफ उसी तरह से लिखा गया जिस तरह हमने बड़े साइज़ में लिखा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क कत का आया। कत छोटा है तो हर्फ छोटा है। अब जैसे जीम गाफ जग, तो ये पहले मैंने लिखा जीम और फिर उसी के आगे ही 5 कत का मैं ये लिख दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी हर्फ के आखिर में अगर काफ आएगा किसी हर्फ के साथ लग के तो फिर आप उसको अपने हिसाब से 5 कत या 3 कत में ही रह सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, जगह के हिसाब से इसको लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि काफ जो है इसको जब आपने मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ भी लिखा तो कायदे कवानीन वही के वही हैं, प्रिंसिपल्स वही के वही हैं, फ़र्क है तो सिर्फ़ और सिर्फ कत के बड़ा होने से या छोटा होने से उसके हरफ के साइज़ का फ़र्क है। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने अभी काफ को कलमों के साथ देखा कि हमने कैसे लिखा। जिस तरह हमने चॉक्स के साथ लिखा था, क्योंकि चॉक्स के साथ लिखते हुए हमारा क़त बड़ा था तो इसलिए हर्फ बहुत बड़ा था। अभी हमने जब कलम के साथ लिखा तो कलम का क्योंकि क़त उसकी निस्बत छोटा था तो लफ्ज़ छोटा लिखा गया। इसके अलावा कुछ भी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन आपकी सहूलत के लिए कि आपको आसानी रहे कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लिखा, तो वो बताने के लिए अभी हम इसको मोटे कट मार्कर के साथ और छोटे कट मार्कर के साथ और उससे भी छोटे कट मार्कर के साथ और उससे भी छोटे कट मार्कर के साथ, यहाँ तक कि पेन वगैरह के साथ भी अभी हम इसको लिखना सीखेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कलम के साथ लिखने को फ़ौक़ियत दें। कलम के साथ लिखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीख रहे हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। जब आप सीखने के मराहिल में होते हैं तब आपको उस चीज़ के साथ लिखना होता है कि जो बुनियाद होती है। बुनियाद कलम ही क्यों है? क्योंकि इसमें नाज़रीन क़त बड़ा या छोटा आप ले सकते हैं, जबकि जो मार्कर वगैरह होते हैं वो उनके फ़िक्स कत होते हैं और छोटे आमतौर पे कत मिलते हैं, बड़े चौड़े कत नहीं होते। तो आप चौड़ा कत यानी कि चौड़े कट वाला कलम अगर आप लेते हैं तो आपको हर्फ जो होगा लिखते हुए उसकी चौड़ाई बेहतर तरीके से नज़र आ पाएगी। एक फ़ायदा इसका कलम का ये है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कलम की जो निब होती है ये लकड़ी की होती है और ये मज़बूत होती है, ये ज़्यादा देर चल पाती है, जबकि जो मार्कर वगैरह का कत होता है वो फॉर्म का बना हुआ होता है और वो चंद हरूफ या चंद लाइनें वगैरह लिखने के बाद वो उसका कत ख़राब हो जाता है और आपकी सारी मेहनत जो आप कर रहे होते हैं उनको सही से दिखा नहीं पाता। तो इसलिए आप फ़ौक़ियत दें कलम को, और या अगर कलम के साथ आप नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख पाते तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं कटे हुए पेन के साथ, क्योंकि उसकी भी निब होती है, वो लोहे की बनी हुई होती है और वो भी ज़्यादातर आमतौर पे बेहतर लिखा हुआ दिखा पाती है। तो आप कलम के साथ लिखने के साथ साथ पेन के साथ लिखें, और अगर आप इसमें से चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ लिखें मोटे कट मार्कर के साथ तो आप उसके साथ लिखिए। आपको जो चीज़ फिजिबल लगती है, जो चीज़ आसान लगती है, आप उसके साथ लिखिए। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपको लिखना मजबूरी है। आपको ज़ाहिर है जब एग्ज़ाम्स में जाते हैं तब आपको लिखना पड़ता है, आप टेस्ट में जाते हैं आपको लिखना पड़ता है, आपको होमवर्क में लिखना पड़ता है, आपको असाइनमेंट्स में लिखना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो आपको ज़ाहिर है लिखना आपकी मजबूरी रहेगी। तो आपको लिखना सीखें और मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ अभी हम इसको लिखेंगे मार्करों वगैरह के साथ। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के 15वें लेसन में जो हमने हर्फ काफ लिखना सीखा उसको अभी हम कट मार्कर वगैरह के साथ लिखते हैं। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि सिर्फ़
कट छोटा हुआ है, बस उसके अलावा कुछ भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। जैसे मैं इस लाइन पे अगर लिखता हूँ बिलफर्ज, तो ये मुझे सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हमने कलम या चौक वगैरह के साथ लिखते हुए देखा कि काफ लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, 4 कत का सॉरी नाज़रीन, ये ऊपर का हिस्सा अलिफ लिखा और फिर उसके नीचे 3 कत का बे लिख दिया और फिर यहाँ पर 5 कत का हमने ऊपर कशिश या ये देखिए नोक के साथ अगर आपको मिलाना पड़े, लेकिन आपको इसके साथ मिलाना ज़रूरी है। इसी तरह अगर उसके ऊपर 3 कत का ये मैं लिख दूँ तो ये देखिए ये गाफ बन जाएगा। इसी तरह काफ या गाफ जब कभी भी लिखा जाएगा इसी तरह से लिखा जाएगा। किसी भी हर्फ के शुरू में आखिर में जब कभी काफ आएगा तो इसी तरह से, गाफ आएगा तो इसी तरह से। लेकिन जब किसी हर्फ के साथ आएगा, किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा, तो फिर गाफ को इसको आप लंबा कर सकते हैं 5 कत के बराबर, वरना 3 कत का ही रहेगा, लिखा उसी तरह से जाएगा। दोबारा से मैं अगर लिख दूं तो फिर भी देखिए अगर कत सेम है तो हर्फ भी लिखा गया सेम टू सेम होगा। फिर उसके बाद ये देखिए और फिर इसकी भी तरतीब वही की वही रहेगी। तो ये देखिए काफ सेम तरह से, इस तरह जितनी बार भी लिखूंगा इस कत के साथ तो इसी तरह से लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन मैं अगर इसी हर्फ को ये जैसे ये मैंने लिखा मोटे कट मार्कर के साथ, अगर मैं इसको इससे छोटे कट मार्कर के साथ लिखूं तो फिर भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। जैसे कि ये मैं इसके साथ लिख रहा हूं तो ये देखिए कट छोटा हुआ, मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर इस लाइन पे लिखता हूं तो सिर्फ कट छोटा होने की वजह से हर्फ छोटा हुआ, बस ये देखें इस तरह से काफ लिखा गया। इसी तरह जैसे हमने अभी लिखा फलक के अंदर जैसे लिखा जाता है तो फे ये आ गया और ये उसका लाम आ गया और फिर उसके बाद ये लाम आ गया, ये 4 कत वाला उसी काफ के बराबर, ये देखिए इसका काफ हो गया। और फिर इसको हम 5 कत के बराबर लंबा करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी हर्फ के लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो फिर हम 5 कत का लिखेंगे, अगर अकेला आएगा तो 3 कत का लिखेंगे। तो इसी तरह ये देखिए फलक लिखा उसी तरह से। और ये मैंने आपको बताया कि कशिश आप अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा लंबा या छोटा कर सकते हैं, इसमें फिर कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी पैमाइशें बताऊं तो फिर ये आप ये चीज़ नोट करें, देखिए कि ये जैसे ये काफ है तो इसका ये यहाँ से इतना हिस्सा ये उसी तरह से 4 कत में, जो जैसे अभी हमने देखा इतना हिस्सा ये उसी तरह से 3 कत में, और ये वाला हिस्सा उसी तरह से 5 कत में लिखा गया है नाज़रीन। इसी तरह अगर मैं इसकी भी पैमाइशें बताऊं तो फिर ये भी देखिए उसी तरह से, सिर्फ कत छोटा था तो हर्फ छोटा है बस, वरना ये भी 3 कत में ये, 4 कत में ये और 5 कत में इसका ये वाली कशिश लिखी जाएगी ये। इसी तरह से नाज़रीन हर्फ अगर मिसाल के तौर पे मैं ये लिखा 3 mm के साथ लिखा, तो अगर मैं 2 mm के साथ लिखता हूँ उससे छोटे कट मार्कर के साथ, जब भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक इस लाइन पे लिखने के लिए मुझे, जैसे इस लाइन पे मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये 4 कत ये आ गया अलिफ, 3 कत ये आ गया और ये 5 कत के ऊपर इसी तरह से ये लिखा गया। ये उसूल यही का यही है, अगर 2 डंडे होंगे तो ये गाफ बन जाएगा। ये इसी तरह से लिखना है आपने, जब कभी भी लिखना है यूँ नहीं करना कि ये बे लिखा और इसके ऊपर आपने डंडा लगा दिया तो ये काफ पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसी तरह आपने ये भी नहीं करना जैसे मैंने अभी कलम के साथ या उसके चौक के साथ लिखते हुए दिखाया कि ये इस तरह लिख दिया और फिर ये वाला आपने ऐसे कर दिया, तो ये भी ज़ाहिर है देख लें ये गलत है, ये भी गलत है। यही तरीका सही है कि ये वाला जो ऊपर की कशिश होगी वो इस नोक के साथ ज़रूर मिले। यहाँ तक कि अगर आप इसको इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ लिखते हैं, जैसे 1 mm जो स्टार्टिंग कट होता है उसके साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए ये भी उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक, ये देखें
लाइन का भी उसी तरह से आपने ख्याल रखना है। ये इस तरह से जितने भी हर्फ लिखेंगे, बल्कि इसके साथ मैं बाद में नाज़रीन आपको ये लिख के दिखाऊं, अगर पेन के साथ, यहाँ तक के पेन के साथ भी लिखते हुए उसूल वही के वही हैं। ये काफ अलिफ लिखा सब पहले, उसके साथ ही बे लिखा और फिर उसके ऊपर ये, पता चलेगा कि आपने किसी से सीख के फिर ये लिखा है। इस तरह से यूँ नहीं करना कि ऐसे, देखिए अगर आप फ्लो में भी लिख रहे हैं, जब भी देखिए इस तरह से यूँ, ये वाली लाइन लंबी ही होनी चाहिए। पेंसिल के साथ लिखते हुए भी यूँ नहीं करना। हमें जब कभी फ्लो में भी लिख रहे हैं बिलफर्ज, ये देखिए यूँ लिखना है, यूँ, ये इसके साथ आए मिले, यूँ नहीं करना कि आपने यूँ लिख दिया और फिर ऐसे कर दिया। ये इसी तरह से आएगा, काफ पहले अलिफ लिखा, उसके नीचे बे लिखा और फिर उसके साथ यूँ मिला दिया। तो ये इसी तरह किसी हर्फ के साथ मिलता है। जैसे अभी हमने मलक लिखा, तो ये देखिए मलक, ये 5 कत वाला अगर मैंने लिखा, ये देखिए इस तरह से लिखा जाएगा नाज़रीन। इसमें अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ चहक, चहक महक जो होता है, ये चे लिखा उसी तरह से, और ये काफ का ऊपर का चहक, इसी तरह महक। लिखने का अंदाज़ वही रहना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि आपने ये लिखा और फिर आपने यूँ लिखा और फिर आपने यूँ लिखा, तरतीब भी वही की वही रखनी है। तो ये आज का हर्फ काफ, जिसमें हमने काफ को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लिखना सीखा है। नाज़रीन, आज का हर्फ काफ और गाफ आपने देखा, हमने हर उस चीज़ के साथ लिखने की कोशिश की है जो आम तौर पे एक आम इंसान को लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। सबसे पहले तो हमने उसको इस तरह से लिखा कि आपको उसके प्रिंसिपल्स पता चल जाएं, आपको उसके कवायद व ज़वाबित पता चल पाएँ और आप उसको बड़े साइज़ में लिखता हुआ देखें। तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ भी लिखा, उसके बाद मुख्तलिफ़ साइज़ के मार्कर के साथ भी लिखा, आम पेन वगैरह के साथ भी लिखा। तो आपने देखा कि एक चीज़ इसमें सब चीज़ों में, सब तरह से लिखने में एक चीज़ आपको मुश्तरक नज़र आई कि जो कायदे कवानीन हमने सबसे पहले सीखे थे वही आखिर तक में रहे, और कत के छोटा होने से सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क पड़ा कि हर्फ जो था वो छोटा हो गया। उसके अलावा कोई भी तब्दीली आपको नज़र नहीं आई होगी। आपने जब कभी भी किसी भी चीज़ के साथ लिखना है तो इन्हीं चीज़ों के साथ लिखना है। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपको लिखना, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपको लिखना पड़ता है बहुत सी जगहों पे, और लिखना, खूबसूरत लिखना नाज़रीन आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर मिसाल के तौर पे आपका बच्चा है, वो 5 या 6 या 7 ईयर्स का है, या इनमें से किसी एक क्लास में पढ़ता है, उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि वो जब हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वो क्लास में बहुत मशहूर होगा, क्लास में हर कोई उसको जानेगा कि वो छोटा सा बच्चा है, उसकी लिखाई बहुत अच्छी है। उसके टीचर्स उस पर नाज करेंगे कि इसकी हैंड राइटिंग तो मुझसे भी अच्छी है। आमतौर पे ऐसा होता भी है कि स्टूडेंट की हैंड राइटिंग टीचर से भी अच्छी होती है। तो फिर जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद एक बंदे की जो ऑफिस होता है वो उसकी सारी मतलब लाइफ होती है, उसका उठना बैठना उस ऑफिस के हिसाब से होता है। कोई दुकानदार होता है, उसका बैठना उठना उस दुकान के हिसाब से होता है। इसी तरह बच्चे का उठना बैठना उसी स्कूल के मुतालिक होता है, उसका सारा कुछ वही स्कूल होता है, वही ट्यूशन होता है। तो अगर वहाँ पर वो उसको फेम मिले, उसको शोहरत मिले, उसको हर कोई जान रहा हो इस निस्बत से कि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो बच्चे में अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा, और वही कॉन्फिडेंस उसको आगे चल के भी रहता है। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद भी एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसलिए लिखना ज़रूरी होता है, और अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना तो इंतहाई ज़रूरी होता है, जो कि सीखना पहले बहुत मुश्किल था। आप
कोई अच्छा लिखना सिखाने वाला न मिल पाने की वजह से परेशान थे, तो अभी ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह हमारे इस चैनल पर लिखना सिखाया जा रहा है, आप चाहे बाकायदा कैलीग्राफी करना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप आम तौर पे लिखना चाहते हैं जिस तरह स्टूडेंट लिखते हैं, तो आप हर तरह से लिख सकते हैं। ये बहुत से लोग यूट्यूब पे या वेबसाइट्स पे पेड कैलीग्राफी कोर्सेज बेचते हैं, जो कि आम तौर पे उनकी ख़ुद की हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं होती, उनको ख़ुद भी कवायद व ज़वाबित पता नहीं होते, उनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आम तौर पे लोगों को अच्छे और ख़ूबसूरत लिखने का पता नहीं होता, तो इसलिए वो उन बेचारों के पास चले जाते हैं। हमारे इस चैनल की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन वाइज एक लेसन में एक एक हर्फ करके हम लोग सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप के बच्चे हैं, तो मैं आपके लिए ये बताऊं कि आपको बच्चों की लिखाई दुरुस्त करवाने पे ज़ोर देना होगा, आपको ख़ुद वक्त देना होगा। आम तौर पे बच्चों के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के टीचर्स मौजूद होते हैं, जबकि अच्छा और ख़ूबसूरत, आसान, सलीस तरीके से लिखना सिखाने वाला आम तौर पे मौजूद नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बच्चों को कहीं पर लेके जाना है, आपके घर पे, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है तो यूट्यूब के ऊपर आप हमारे इस चैनल के जो वीडियोस हैं उनको चला के दें और डेली उनका एक वक्त मुख्तस करें, एक टाइम पीरियड बनाएं कि इस टाइम में बच्चों ने बैठना है लिखने के लिए, चाहे वो आधा घंटा, चाहे वो घंटा, चाहे वो 1.5 घंटा, या जो बच्चों के लिए फिजिबल है उस टाइम में उनको दिन के उस वक्त में बच्चों का उस जगह पर मौजूद होना ज़रूरी करार दे दिया जाए, तो बच्चे बहुत जल्दी और बेहतर लिखना सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप नाजरीन किसी वक्त में बहुत ज़्यादा बच्चों को एक दिन बोल दिया कि आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तो बच्चे एक दिन तो आपकी बात मानेंगे, दूसरे दिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो बच्चे भी ज़ाहिर है भूल जाएंगे। तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे पूछना है, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ पीरियड्स को अटेंड करते हैं। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। नाजरीन, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इसी आओ लिखना सीखेंगे शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ़ नामों को, मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका को और आयात करीमा को लिखा गया है बहुत रवानी के साथ, और वो अगर आप देखेंगे तो आप में लिखने का जज्बा और शौक़ पैदा होगा। अगर आप वो लिखता हुआ देखेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि आप भी वैसा लिखें। तो वो ख़ुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, और फिर उसको देखने के बाद बच्चे भी ख़ुद उनमें शौक़ पैदा होगा, तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला लिखने की तरफ राग़िब होंगे। तो बहरहाल अगर आप उनमें से किसी भी तरह का आप भी अपना नाम लिखवाना चाहें या अपने किसी कारोबार का नाम लिखवाना चाहें तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। हमारी इन वीडियोज़ के बारे में फ़ीडबैक देना चाहें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आओ लिखना सीखें @gmail.com पे। तो आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में नए हर्फ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।